Hello student. Today we will discuss about extraction of some important metals. हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट इज मेटलर्जी, जिसमें हम मेटलर्जिकल प्रोसेस जो था वो कंप्लीट कर चुके थे. मेनी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी वी विल डिस्कस इन प्रीवियस क्लास. और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं जो आपके सिलेबस में है उनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं. तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज नंबर 1 एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. आज हम आयरन का जो एक्सट्रैक्शन है वो डिस्कस करेंगे. अब आयरन का एक्सट्रैक्शन अगर आपको करना है, प्योर आयरन अगर आपको चाहिए तो प्योर आयरन के लिए तो ऑब्वियसली पहले आपके पास में आयरन का कोई ना कोई और होना चाहिए. अब आयरन का और होना चाहिए तो आयरन के मेजर और कौन कौन से होते हैं ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ है पिछली क्लासों में. आयरन के जो और हैं कौन कौन सा होता है, एक होता है कौन सा, हेमेटाइट. हेमेटाइट हेमेटाइट क्या होता है, हेमेटाइट हमारा होता था Fe2O3, दैट इज हेमेटाइट. इसके अलावा आयरन का जो और है वो है लिमोनाइट, दैट इज Fe2O3.5S2, दैट इज लिमोनाइट. हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, दैट इज लिमोनाइट. इसे हम रेड ऑक्साइड भी कहते हैं. इसके अलावा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट दैट इज Fe3O4, इसे हम मैग्नेटिक ऑक्साइड भी कहते हैं. दैट इज मैग्नेटिक ऑक्साइड, दैट इज हाइड्रेटेड ऑक्साइड. इसके अलावा सिडेराइट, सिडेराइट दैट इज FeCO3. इसके अलावा आयरन पायरेटीज, दैट इज FeS2, जिसे हम फूल्स गोल्ड भी कहा करते थे. तो ये आयरन के मेजर कुछ और हैं. हमें क्या करना है इस चैप्टर के अंदर जो आपके सिलेबस में है वो है आपके पास में हेमेटाइट. और इस हेमेटाइट से आपको क्या करना है, प्योर आयरन का एक्सट्रैक्शन करना है. अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अर्थ जो है उस अर्थ की क्रस्ट के ऊपर माइंस होंगी. उन माइन से आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो और है इस और का आपने वहां से और को निकाल लिया है. अब और जब आपके पास में आ जाएगा, अब आपको यहाँ से प्योर आयरन चाहिए तो कौन कौन सा स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होगा. सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो और आपके पास में आ गया है इस और की हम क्या करेंगे, क्रशिंग और ग्राइंडिंग करेंगे. सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. और ये जो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है ये मशीनों की हेल्प से की जाएगी, स्टैम्प मिल के अंदर कर ली जाएगी. दूसरा जो स्टेप हमारा होगा जब ये पल्वराइज हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, फिर आपको क्या करना है, इसका कंसंट्रेशन करना है, कंसंट्रेशन ऑफ और. कंसंट्रेशन करने का मतलब ये जो आपके पास और है जिसमें कि आयरन का ये ऑक्साइड है, साथ में इम्प्योरिटी है. अब आपको यहाँ से इस इम्प्योरिटी को क्या करना है, रिमूव करना है. इम्प्योरिटी को रिमूव कैसे करें, इट मीन्स कंसंट्रेशन करना है. तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से करते हैं. ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, या इसको हम क्या कहा करते थे, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को हम लेविगेशन कहा करते थे. तो आपको लेविगेशन से, लेविगेशन इसके अंदर हम क्या करते थे, हाइड्रोलिक वॉशिंग, वाटर के द्वारा हम इस और को क्या करेंगे, वॉश करेंगे. तो आपको याद होना चाहिए ये जो आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल है ये कैसे होते हैं, हैवी होते हैं. और डस्ट पार्टिकल का इम्प्योरिटी जो है वो कैसी होती है, लाइटर होती है. तो इम्प्योरिटी जो है वो फ्लो करके चली जाएगी और ये कंसंट्रेट हो जाएगा. कंसंट्रेशन हो गया है. कंसंट्रेशन होने के बाद अब याद कीजिए थर्ड स्टेप क्या हुआ करता है. थर्ड स्टेप के अंदर जो आपके पास कंसंट्रेटेड और आ गया है, कंसंट्रेटेड और आ गया है, इस कंसंट्रेटेड और से आपको क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है. मेटल आपको चाहिए, ये आयरन निकालना है. आयरन कैसे निकाले, आयरन डायरेक्ट नहीं निकलेगा,
तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये जो कंसंट्रेटेड और है इससे आपको आयरन का ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। और ऑक्साइड बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हुआ करते थे, या तो कंसंट्रेटेड और का आपको क्या कराना है, कैल्सिनेशन कराना है, या फिर क्या कराना है, इसकी रोस्टिंग करानी है। अब बताइएगा थर्ड स्टेप के अंदर आपको कौन सा काम करना है, कैल्सिनेशन कराना है या रोस्टिंग करानी है। तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट काम आएगा कि आपके पास जो और है वो ऑक्साइड है, और ऑक्साइड जो और होता है ऑलरेडी उसके हम क्या करवाते हैं, कैल्सिनेशन करवाते हैं, ठीक है ना। सल्फाइड और होता है तो हम क्या कराते हैं, रोस्टिंग कराते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका कैल्सिनेशन कराना है। तो यहाँ पर मेटलर्जिकल प्रोसेस का जो थर्ड स्टेप होगा दैट इज कैल्सिनेशन, दैट इज कैल्सिनेशन। तब इसका कैल्सिनेशन कराते हैं। कैल्सिनेशन कहाँ कराना होता है, तो आपको याद होगा कैल्सिनेशन कहाँ कराते हैं, रिवरबैराटोरी जो फर्नेस होती है उसके अंदर आपको कैल्सिनेशन कराना है। कैल्सिनेशन में होगा क्या, देखिएगा कैल्सिनेशन में क्या होने वाला है। ये जो आपके पास में और है कंसंट्रेटेड, जब आप इसका कैल्सिनेशन कराओगे तो पहली चीज इसमें से मॉइस्ट जो है वो निकल के कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। दूसरी चीज जब आप इसका कैल्सिनेशन कराएंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि इस कंसंट्रेटेड और के अंदर जो इम्प्योरिटी है, सल्फर है, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, ये सब की सब क्या होंगी, ऑक्सीजन के साथ अपना वोलेटाइल ऑक्साइड बनाएंगी और निकल करके कहाँ चली जाएंगी, बाहर चली जाएंगी। जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये जो आपका और था, ये और इन गैसों के बाहर निकलने के कारण से कैसा हो जाएगा, पोरस हो जाएगा। और पोरस होने का फायदा क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा कि अब इससे आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी हो जाएगा। कैल्सिनेशन करा दिया है, इम्प्योरिटी बाहर चली गई है बहुत ज्यादा इसमें से निकल करके, अब आपके पास में ये पोरस और आ गया है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड पोरस आ गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इससे प्योर आयरन बनाना है। प्योर आयरन बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास में मेटल ऑक्साइड आ गया, आयरन का ऑक्साइड, इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटाना है। और ऑक्सीजन को अगर यहाँ से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, Fe2O3 आपके पास आ गया। इससे अगर आपको प्योर आयरन अगर बनाना है तो यहाँ से ऑक्सीजन को भी हटाना है। ऑक्सीजन को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका रिडक्शन कराना पड़ेगा। रिडक्शन कराने का मतलब सीधा सा आपको रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। लेकिन अकेला रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आयरन ऑक्साइड है इसमें अभी भी इम्प्योरिटी होती है। अब यहाँ इम्प्योरिटी किस चीज की है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर जो इम्प्योरिटी होती है वो मोस्ट ऑफ SiO2 की इम्प्योरिटी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो SiO2 की इम्प्योरिटी बची हुई है उसको भी हटाना है और ऑक्सीजन को हटाना है। तो इसको रिडक्शन कराना है, रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेना पड़ेगा। और इस इम्प्योरिटी को जो कि नॉन फ्यूजिबल है, इसे फ्यूजिबल स्लैग में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ से क्या और ऐड करना पड़ेगा, फ्लक्स और ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब अगला जो स्टेप होगा वो स्टेप क्या होगा, वो होगा Fe2O3 जो है इसका रिडक्शन कराना है। रिडक्शन जब आप इसका कराएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा डालना है, ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये हम एलिंघम डायग्राम से डिसाइड करेंगे। अब एलिंघम डायग्राम के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है कि नीचे वाला जो एलिमेंट होता है वो ऊपर वाले को ऑक्साइड पर रिड्यूस कर देता है। आयरन से नीचे बहुत सारे एलिमेंट हैं तो सारे के सारे रिड्यूस कर देंगे, लेकिन ये तो गड़बड़ बात हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेटा लोहा जो है आयरन ये तो काफी सस्ता होता है, और इसको अगर आप बनाना चाहते हो, इसका रिडक्शन करके आयरन का एक्सट्रैक्शन कराना चाहते हो, जिंक काम में लोगे तो जिंक तो महंगा है आयरन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन मेटल्स में से सस्ती मेटल को बनाने के लिए हम कॉस्टली मेटल जो है वो खराब नहीं करेंगे। तो फिर हमें कोई सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना पड़ेगा। और सस्ता जो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ से हम ढूंढते हैं वो कौन सा ढूंढते हैं भाई, वो सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ से हम काम में लेते हैं कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या करना है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आपको चीप रिड्यूसिंग एजेंट डालना है, जो कि कार्बन और कौन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो आपको यहाँ पर रिडक्शन जो कराना है, रिडक्शन किसका कराना है, Fe2O3 का कराना है। वो किसकी हेल्प से कराना है, बाई हेल्प ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और याद कीजिएगा प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब हम रिडक्शन का काम कार्बन और कार्बन के कंपाउंड के द्वारा कराते हैं तो रिडक्शन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। तो आयरन ऑक्साइड के जो रिडक्शन है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, तो इस प्रोसेस को हम कहने वाले हैं स्मेल्टिंग। तो इसका जो फोर्थ स्टेप होगा कैल्सिनेशन के बाद में, जिसमें हम आयरन ऑक्साइड की क्या करवाएंगे, रिडक्शन कराएंगे बाय द हेल्प ऑफ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग।
तो चौथा जो स्टेप होगा वो इसका स्मेल्टिंग होगा, इट मींस रिडक्शन। अब क्वेश्चन जो है वो यहां से कहीं से कभी नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से आता है, इसके रिडक्शन वाले पॉइंट से, इसके स्मेल्टिंग से क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट जो है वो इसकी स्मेल्टिंग है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इसकी स्मेल्टिंग, और स्मेल्टिंग होने के बाद में आपके पास में आयरन का एक्सट्रैक्शन हो जाए। ठीक है, तो चौथा स्टेप जो है वो होगा स्मेल्टिंग। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में पहला काम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा जो स्टेप है वो हम चौथा स्टेप डिस्कस करते हैं, दैट इज स्मेल्टिंग। अब सबसे पहली बात, ये स्मेल्टिंग करानी कहाँ होती है, तो याद रखना है आयरन ऑक्साइड की स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब सीधा सा याद रखना है, रिडक्शन कराना है। किसका कराना है, ऑफ Fe2O3 का कराना है। किससे कराना है, बाई हेल्प ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड से कराना है। आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन कराना है बाई हेल्प ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड से कराना है, दैट इज स्मेल्टिंग। अगला पॉइंट आता है कि स्मेल्टिंग कराएंगे कहाँ, रिडक्शन कहाँ कराएंगे। तो रिडक्शन जो है याद रखना है, ये कराते हैं हम ब्लास्ट फर्नेस में। रिडक्शन जो है रिडक्शन कैरिड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन जब हम ब्लास्ट फर्नेस में कराएंगे तो होता क्या है, रिडक्शन के अंदर पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है, और वहीं से क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है। देखिएगा, ब्लास्ट फर्नेस जो होती है वो कुछ इस तरीके की एक फर्नेस होती है जो काफी हाइट पर होती है, कई मीटर लंबी होती है, लेकिन इसको आपको कोई मीटर लंबाई याद नहीं रखनी है कितनी लंबी होती है, बस इस तरीके की होती है। जिस तरीके की ब्रिक वाली फर्नेस होती है ना, जहां पर ब्रिक्स बनाते हैं, ब्रिक्स बनती है, ईंटें जहां पर बनाई जाती है, तो वहां पर बड़ा सा इस तरीके का फर्नेस लगा के रखते हैं, कुछ इस तरीके की होती है, ये ब्लास्ट फर्नेस है। तो इस ब्लास्ट फर्नेस में आपको क्या करना है, ऊपर से ओर का मटेरियल डालना है, और वो जो ओर का मटेरियल आप यहाँ से डालते हो, इस मटेरियल को, जो मटेरियल आप यहाँ पर डाल रहे हो, इसको हम कहते हैं चार्ज। अब सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये याद रखनी है कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज होता क्या है। चार्ज जो है, इस चार्ज के फॉर्म में आपको और मटेरियल डालना है, जिसके अंदर आपको क्या क्या डालना है, जिसके अंदर आपको और डालना है पहली चीज तो, और के साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, और के साथ में आपको यहाँ से कोक डालना है, और इस कोक के अलावा आपको यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर आपको डालना है थोड़ा सा लाइम स्टोन, और कोक एंड लाइम स्टोन, आपको ये सारी चीजें यहाँ से डालनी है। इन तीनों का जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, जो कि आपको इस ब्लास्ट फर्नेस का जो टॉप पार्ट होगा या माउथ होगा, वहां से आपको एंटर कराना है। इसके माउथ से इसमें एंटर कराएंगे चार्ज को। अब यहाँ पर एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो चार्ज आप डाल रहे हो, एक मिक्सचर है जिसमें और है, कोक है और लाइमस्टोन है। अब इनका सबका अलग अलग रोल होगा, लेकिन इन तीनों का जो मिक्सचर बनाते हैं ना, उसका रेशियो आपको याद रखना है, ये आपको 8:4:1 में डालना है। 8:4:1 के अंदर आपको डालना है। 8 और का, 4 कोक का, और 1 लाइमस्टोन। यहां पर देखिएगा, कोक जो आपने मिलाया, ये कोक इट मींस कार्बन, ये क्या काम करने वाला है, तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, आयरन ऑक्साइड जो है ये आपके पास में, कैल्सिनाइड जो और है ये आयरन ऑक्साइड, इसका रिडक्शन कराना है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड काम आएंगे। तो यहाँ पर जो आपने कोक डाला है, याद रखेंगे, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, पहली चीज। दूसरा, आप लाइमस्टोन के वर्ड करोगे तो देखिएगा, ये जो आपके पास में कैल्सिनाइड और है जिसमें आयरन ऑक्साइड है, ये 100% प्योर नहीं है, इसमें इम्प्योरिटी होती है। और किसकी इम्प्योरिटी होती है, SiO2 की इम्प्योरिटी होती है। और SiO2 की जो इम्प्योरिटी है, ये कैसी नेचर की इम्प्योरिटी है, एसिडिक नेचर की इम्प्योरिटी होती है। एसिडिक नेचर की इम्प्योरिटी है, तो एसिडिक इम्प्योरिटी को फ्यूजिबल स्लैग में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक नेचर का फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा। तो जो लाइमस्टोन है वो एक बेसिक फ्लक्स की तरह वर्क करता है। ऊपर से ये जो चार्ज डालते हैं, तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है डालने का, अब हमें वो पढ़ना नहीं है किस तरीके का, बस उसका नाम याद रखना है कि जो अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि यहाँ जो अरेंजमेंट है, ये डबल कप कोन टाइप का अरेंजमेंट होता है, जिससे बहुत धीरे धीरे ऊपर से जो चार्ज है, ये चार्ज नीचे की तरफ गिरता है।
अब क्या होता है, ये जो ब्लास्ट फर्नेस है इसका जो निचला हिस्सा होता है, इस निचले हिस्से के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ होल्स बना देते हैं, और ये जो हमने होल्स बनाए इनसे पाइप जोड़ देते हैं, और ये जो पाइप्स हैं इन पाइप्स को कहा जाता है ट्यूयर्स। ये जो पाइप्स है जो कि हमने निचले हिस्से से जोड़े हैं इनको हम क्या कहते हैं, ट्यूयर्स कहते हैं। इसके अलावा ये जो ऊपरी हिस्सा होता है ब्लास्ट फर्नेस का, इसके ऊपर हम कुछ होल बना देते हैं जो कि यहाँ पर जो गैस बनने वाली है उन गैसों को बाहर निकलने में हेल्पफुल होगा, तो गैस के एग्जिट के लिए कुछ और होल्स बना देते हैं। यहाँ पर हमने बना दिया है ट्यूयर्स। अब सबसे पहला जो काम है वो आपको समझ में, ट्यूयर्स का क्या काम है। ट्यूयर्स जो होता है बेटा, इस ट्यूयर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, हॉट एयर इसमें पास करते हैं। याद रखना, निकलेगी नहीं, यहां से हम इन ट्यूयर की हेल्प से हॉट एयर इसमें पास करेंगे। ये हो गया है ब्लास्ट फर्नेस का कुछ स्ट्रक्चर। ये निचला हिस्सा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो टैप लगा देते हैं, एक नीचा और एक ऊपर टैप होता है। नीचे वाला जो है इससे आयरन निकलेगा, और ऊपर वाला जो टैप होता है इससे फ्यूजिबल स्लैग निकलता है, एग्जिट होता है स्लैग का पास। दैट इज ब्लास्ट फर्नेस। अब इस ब्लास्ट फर्नेस में किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती है और आयरन का एक्सट्रैक्शन किस प्रकार से होता है, उसको समझने के लिए क्या करते हैं, ये पूरी की पूरी जो ब्लास्ट फर्नेस है ना, इस ब्लास्ट फर्नेस को हम जनरली 4 जोन के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। कुछ बुक्स में 5 जोन में भी बांट लेते हैं, लेकिन मेजर हम यहाँ 4 जोन बांट लेते हैं। 4 जोन के अंदर हम इस पूरी की पूरी ब्लास्ट फर्नेस को डिवाइड कर लेते हैं। 4 जोन कौन कौन से होते हैं, याद रखना है। सबसे नीचे नीचे का जो जोन होता है ये वाला, इस जोन को हम कहते हैं कंबशन जोन। कंबशन जोन, कंबशन। इस जोन में क्या होता है, जब आप ऊपर से यहाँ से चार्ज जो है इसको माउथ सेंटर कराओगे, चार्ज नीचे आएगा। चार्ज के अंदर आ कौन रहा है, चार्ज के अंदर आ रहा है आपका कोक। अब ये कोक है ना, इसके बारे में 2 बातें याद रखनी थी। कोक रिड्यूसिंग एजेंट तो है यहाँ पर, और इसके अलावा कोक जो है वो फ्यूल भी होता है, दोनों पे दोनों। तो ऐसा कंपैरिजन में क्वेश्चन बनता है कि जो आयरन की स्मेल्टिंग है इसमें बताइए कोक का क्या फंक्शन है, ओनली रिड्यूसिंग एजेंट होता है या ओनली फ्यूल की तरह वर्क करता है, या रिड्यूसिंग एजेंट प्लस फ्यूल दोनों तरीके से वर्क करता है। तो याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है और फ्यूल भी होता है, दोनों तरीके से काम करेगा। अब फ्यूल की तरह कैसे काम करेगा ध्यान, ऊपर से जैसे आप चार्ज डालोगे, चार्ज के फॉर्म में कौन आने वाला है, कार्बन आने वाला है। जब ये कार्बन यहाँ पर आएगा, कार्बन ऊपर से आया कार्बन, और नीचे से आप क्या कर रहे हैं, हॉट एयर पास कर रहे हैं। जब हॉट एयर पास करोगे तो ये जो कार्बन है इसका क्या होने लगेगा, कंबशन होने लग जाएगा, जलने लग जाएगा, और कार्बन जलेगा तो क्या बनेगी, CO2, और साथ में एनर्जी बाहर निकलेगी। और एनर्जी बाहर निकलेगी, इससे यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, लगभग 16,000 केल्विन के लगभग हो जाएगा। याद नहीं रखना है कितना होता है, बस याद रखना है कि नीचे ही नीचे जहां कार्बन का कंबशन होगा वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पर। अब देखिएगा क्या होता है, अब ये जो CO2 है ना, ये CO2 जो है यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगी। जब ये CO2 यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगी तो इस कंबशन जोन से ऊपर का जो जोन होता है उस जोन को हम क्या कहते हैं, उस जोन को हम कहते हैं हीट एब्जॉर्प्शन जोन, उसे हम कहते हैं हीट एब्जॉर्प्शन जोन। दूसरा जो जोन होता है उसे हम हीट एब्जॉर्प्शन जोन कहते हैं। इस जोन में क्या होता है, इस जोन में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। इट मीन्स टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। कम इस तरीके से होता है कि यहां से कौन जा रहा है नीचे, यहां से CO2 जो है वो ऊपर आ रही है, ऊपर से जो चार्ज है वो डाला, उस चार्ज के फॉर्म में कोक जो है वो आ रहा है। तो ये कार्बन और CO2 आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, ये इसकी ऑक्सीजन को कैप्ट करके 2 CO बना देता है। और याद रखना है, इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है, यहाँ डेल्टा H कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब एनर्जी कहाँ निकलती है, बाहर। और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये जो रिएक्शन है ये कैसी होती है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। दैट रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके अंदर हीट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, उससे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए इसको हमने हीट एब्जॉर्प्शन जोन कहा है। अब यहाँ पर क्या बनी हुई है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, तो कहाँ की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर आएगी, ऊपर आएगी। अब देखिएगा सबसे ऊपर का जो जोन है, यहाँ लगभग 500 to 700 केल्विन टेम्परेचर का अप्रॉक्स टेम्परेचर होता है।
सबसे ऊपर का जो जोन है, इस सबसे ऊपरी जोन को हम क्या कहते हैं? इस जोन को हम कहते हैं रिडक्शन जोन। इसे क्या कहना है? रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन जो है, इस रिडक्शन जोन के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होता है? ये जो आपके पास आयरन ऑक्साइड, इस आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन होता है। किस तरीके से होता है देखिएगा, ये Fe2O3 है और यहां से कौन चला गया ऊपर? कार्बन मोनोऑक्साइड चली गई है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड जाके इसका क्या कर देती है? रिडक्शन कर देती है। और रिडक्शन करके देखिए बना क्या देती है। पहले क्या बनता है? ये एक कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से और एक ऑक्सीजन को पकड़ के क्या बना देती है? CO2। और फिर क्या होता है? फिर देखिएगा होता है ये 2Fe कितने हो गए? 6 से क्या बन जाता है? Fe3O4 ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ऑक्सीजन 3, 6, 9 में से एक चला गया 8, 4 2 8, ये बन जाता है। और ये बनने के बाद में ये जो आपके पास Fe3O4 बना है ना, इसकी रिएक्शन कौन कर लेता है? अगेन CO कर लेता है। 4 CO यहाँ से 4 ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेंगे, 4 CO2 बन जाएगी और आपके पास में आयरन बन जाएगा। इस तरीके से इसका रिडक्शन हो जाता है और रिडक्शन होकर के यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? पहले इन दोनों से ये दोनों बने, CO2 बाहर निकली, फिर इससे वापस ये बना और CO2 फिर बाहर चले गए। तो कुल मिलाकर के 2 तरीके के प्रोडक्ट्स बने हैं। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट्स बने हैं यहाँ पर? यहाँ पर पहला जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है Fe और साथ में बनेगी CO2। CO2 जो गैस यहाँ पर बनी है, उस CO2 गैस के एग्जिट के लिए हमने यहाँ पर क्या बनाए हुए थे? एग्जिट के लिए ये होल्स बनाए हुए थे। ठीक है जी, ये हो गया है रिडक्शन जोन। अब देखिएगा यहाँ से Fe बन गया है। Fe यहाँ कौन से स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। अब देखो, अब यहाँ से जो Fe बनेगा वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। अब बीच वाला जो जोन है ना, इस जोन को हम क्या कहते हैं? बीच वाला जो जोन है, एक्चुअल में एक नहीं या 2 जोन होते हैं, लेकिन हम एक ही जोन पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। इस जोन को हम कहते हैं स्लैग फॉर्मेशन जोन। तो ये जो जोन है ये होता है स्लैग फॉर्मेशन जोन। दैट मीन्स इसमें स्लैग का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है स्लैग फॉर्मेशन? किस तरीके से बनता है स्लैग फॉर्मेशन? तो देखो, और आपने डाला वो भी काम आ गया, कोक डाला वो भी काम आ गया, लेकिन अभी ये लाइमस्टोन जो है ये तो बचा हुआ है ना। तो अब इस लाइमस्टोन का क्या होता है? तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले जो लाइमस्टोन है आपके पास में, कौन है लाइमस्टोन? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? डिकम्पोज, जिससे क्या बनती है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। CO2 गैस वापस उन्हें एग्जिट से बाहर चली जाती है। CO बन गया है। अब क्या होता है यहाँ पर? इम्प्योरिटी किसकी है? इम्प्योरिटी SiO2 की है। तो SiO2 की इम्प्योरिटी और CaO यहाँ पर क्या हो गया? फ्लक्स। दोनों रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? CaSiO3, जो कि क्या होता है? स्लैग, जो कि कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। बस राइट। इन दोनों जोन के बीच में, इन दोनों जोन के बीच में ही यहाँ पर, यहाँ इन दोनों जोन के बीच में ही यहाँ पर एक छोटा सा एरिया और होता है जहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मोल्टन जोन। बस इस मोल्टन जोन में क्या होता है? मोल्टन जोन में जो Fe ऊपर से आ रहा था, ये Fe यहाँ से क्या हो जाता है? सॉलिड स्टेट से और कौन से स्टेट में आ जाता है? लिक्विड में। और ये जो आपका स्लैग बना हुआ है ये भी कौन से स्टेट में आ जाता है? लिक्विड में। मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होकर के दोनों साथ साथ जाकर के नीचे गिरेंगे। जैसे ही दोनों साथ साथ नीचे जाकर के गिरेंगे, नीचे यहाँ तक पहुंच गए कंबशन जोन तक। अब देखिएगा यहाँ पर होता क्या है। ठीक है ना? देखो, क्वेश्चन कई बार किस तरीके से पूछा जाता है। तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है ये रिडक्शन जोन की रिएक्शन है। स्लैग फॉर्मेशन हो गया है, हीट एब्जॉर्प्शन हो गया, कंबशन हो गया। प्रीवियस क्लास में कहीं हमने एलिंघम डायग्राम डिस्कस किया हुआ है। एलिंघम डायग्राम के अंदर हमने कहीं पढ़ा, तो अगर हम एलिंघम डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके का होता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी किसकी होती है? ये लाइन होती है CO + O2 = CO2। ठीक है ना? और ये जो लाइन होती है इस तरीके से हमारी, वो किसकी होती है? ये होती है C + O2 = 2CO। ये कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनने की है। और ये जो लाइन होती है, ये लाइन होती है हमारी Fe वाली। ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी किसकी होती है? आयरन वाली लाइन। इस तरीके से अब आप देखिएगा, इस आयरन का अगर आप रिडक्शन कराना चाहते हो आयरन ऑक्साइड का, तो बताइएगा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो बेटर है? आपको याद होना चाहिए।
कि नीचे वाला जो है वो किसका रिडक्शन करता है, ऊपर वाले का रिडक्शन करता है। नीचे कौन है, तो देखिएगा ये जो क्रॉस पॉइंट है, इस क्रॉस पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर ये कितना होता है, अप्रोक्स 1073 केल्विन होता है। इस टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर देखिएगा किसकी लाइन नीचे है, सी होती है। इसका मतलब लोअर टेम्परेचर के ऊपर तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पर देखिएगा इस ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर जब आप देखोगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा ना, तो लो टेम्परेचर पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो लो टेम्परेचर पर ये रिडक्शन जो उनकी रिएक्शन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन इस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर अब देखो आयरन से नीचे किसकी लाइन आ गई है, अब कार्बन वाली लाइन नीचे आ गई है। तो हाई टेम्परेचर पर कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हाई टेम्परेचर पर जो है वो कार्बन जो है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे टेम्परेचर राइज हो रहा है, और ये जो कंबशन जोन है यहाँ पर जैसे ही पहुंचोगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो फिर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, फिर कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बचा हुआ जो आयरन ऑक्साइड है वो जो नीचे पहुंचता है यहाँ पर, तो यहाँ हाई टेम्परेचर हो जाता है ना, तो उस कारण से यहाँ का जो कार्बन है वो कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और कंबशन जोन के अंदर एक रिडक्शन रिएक्शन और होती है जिसमें जो आयरन ऑक्साइड है उस आयरन ऑक्साइड का कार्बन भी रिडक्शन कर देता है, बट हाई टेम्परेचर पर। इससे हाई टेम्परेचर पर, इससे हाई टेम्परेचर पर कार्बन इसकी ऑक्सीजन को लेकर क्या बना देता है, CO, और क्या बना देता है, F। तो यहाँ पर दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। कौन कौन, कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेकिन ब्लास्ट फर्नेस का जो अपर पार्ट है, जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जबकि उसका जो बॉटम है, लोअर जो पार्ट होता है, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, कार्बन रिड्यूसिंग। इस तरीके से यहाँ पर आयरन बन गया है, स्लैग बन गया है, दोनों यहाँ से होकर के कहाँ जाकर गिरेंगे, नीचे। अब देखिएगा आयरन जो होता है ना, वो आयरन है, होता है हैवियर, और आयरन हैवियर है, इसलिए आयरन तो कहाँ चला जाएगा, नीचे लिक्विड स्टेट में। और जो स्लैग बनता है ना, वो होता है लाइटर। तो लाइटर है तो स्लैग कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब दो अलग अलग हमने टैप लगाए हुए, इस टैप से स्लैग निकल के आ जाएगा, इससे आपका आयरन निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से यहां से जो आयरन निकलने वाला है, इस आयरन को हम कहते हैं पिग आयरन। इस आयरन को हम क्या कहते हैं, पिग आयरन। तो जो आयरन हमें यहां से एक्सट्रैक्ट होगा दैट इज पिग आयरन। ये हो गया है आयरन का एक्सट्रैक्शन होने वाली रिएक्शंस। तो यहाँ बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत इजी सा काम है। सबसे नीचे कंबशन होगा, फिर हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, CO बनेगी, CO ऊपर जाकर रिडक्शन करेगी, आयरन बन जाएगा, सॉलिड स्टेट में होगा, नीचे आएंगे तो स्लैग का फॉर्मेशन होगा, लाइमस्टोन डिकम्पोज होगा, CO2 SiO के साथ स्लैग बनेगा, नीचे आ जाएंगे। बीच में कौन सा जोन होगा, फ्यूजन, जिसमें मेल्ट हो जाएंगे। ऊपर CO रिडक्शन करेगा, नीचे आने पर बचा हुआ जो आयरन ऑक्साइड है उसका कार्बन भी क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। दोनों मोल्टन स्टेट में होंगे, स्लैग भी और आयरन भी, दोनों नीचे जाएंगे। स्लैग जो है वो लाइटर होता है, जबकि आयरन कैसा होता है, हैवियर होता है, इसलिए आयरन नीचे रहेगा, स्लैग ऊपर रहेगा, दोनों को इजीली सेपरेट कर लेना है। जो आयरन यहाँ से हमें मिलने वाला है दैट इज पिग आयरन। अब यहाँ पर एक नंबर का और जो क्वेश्चन है वो राइज होता है। देखो यहाँ से ये वाली जो चीज है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कब बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कितने जोन है, कौन से जोन में रिएक्शन होती है। तीसरा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से चार्ज में क्या क्या डाला, किसका क्या रोल होता है। और तो है रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज फ्यूल, ये आपका फ्लक्स की तरह काम करता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताओ, ऐसा पूछा भी गया है सीबीएसई में क्वेश्चन, ये बताइएगा कि जब हम आयरन का एक्सट्रैक्शन कराते हैं तो ब्लास्ट फर्नेस में बताओ लाइमस्टोन क्यों ऐड करते हैं, क्या रोल है लाइमस्टोन का, क्यों ऐड किया है। तो हम कहेंगे लाइमस्टोन जो है वो एक फ्लक्स की तरह काम करता है, क्योंकि जो आयरन ऑक्साइड है उसमें एसिडिक इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो निकलेगा यहाँ से। क्या क्वेश्चन है देखिएगा कि यहाँ से जो आयरन आपको मिला दैट आयरन इज नोन एज पिग आयरन, दैट इज पिग आयरन। अब पिग आयरन है तो देखिएगा आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है मैथ्स। एक आपको होता है मैथ्स कॉमन नहीं होता सब किसी को, बायो वालों को मैथ्स कम समझ में आती है तो वो एम को क्या कर देता है, वो डब्ल्यू करके लिख देता है। कम समझ में आता है ना, उल्टा लिख देता है। तो PCW याद रखना। क्या मतलब होता है PCW का, P का मतलब होता है, याद रखेंगे, पिग आयरन। पिग आयरन, C का मतलब होता है कास्ट आयरन और W का मतलब होता है रोट आयरन। तो आयरन जो है वो आयरन तीन टाइप का होता है, पिग आयरन,
कास्ट आयरन और रोट आयरन। ठीक है, यहां से जो आयरन निकलेगा याद रखेंगे पिग आयरन, इसे हम कच्चा लोहा कहेंगे, पिग आयरन कहेंगे। पिग आयरन जो होता है याद रखना है, इस पिग आयरन के अंदर अप्रोक्सीमेट 4% इम्प्योरिटी होती है। अभी जो आयरन आपके यहाँ से निकलेगा वो पूरा का पूरा प्योर नहीं होता, उसमें लगभग कितनी इम्प्योरिटी होती है, 4% इम्प्योरिटी होती है। किसकी होती है, मोस्ट ऑफ इम्प्योरिटी कार्बन की होती है। इस कार्बन के अलावा सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, SI होता है, Mn होता है, इनकी इम्प्योरिटी होती है, दैट इज पिग आयरन। इस पिग आयरन को जब हम क्या करते हैं, हीट करके, कूल करके कौन सा आयरन बनाया जाता है, याद रखेंगे पिग आयरन से कास्ट आयरन बनाया जाता है। कास्ट आयरन बनाते हैं। कास्ट आयरन जो होता है, इस कास्ट आयरन में जो इम्प्योरिटी है वो लगभग 3% होती है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, पिग आयरन कास्ट आयरन में क्या डिफरेंस होता है, किसमें कितनी इम्प्योरिटी होती है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो उसमें 4% होती है और उसमें लगभग 3% इम्प्योरिटी होती है। मोस्ट ऑफ इम्प्योरिटी किसकी होती है, वही कार्बन की होती है, सिलिकॉन की होती है, फास्फोरस की होती है, इनकी इम्प्योरिटी होती है। कास्ट आयरन जो होता है ये बहुत ज्यादा हार्ड और ब्रिटल होता है, बहुत ज्यादा हार्ड और ब्रिटल होता है, याद रखें। ये सॉफ्ट होता है, कच्चा लोहा है, जबकि ये कैसा होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होता है। जब हम कास्ट आयरन को और ज्यादा प्योर करते हैं तो फिर कौन सा आयरन बनता है, तो रोट आयरन बनता है। रोट आयरन जो होता है ये आयरन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है, याद रखना। आयरन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म रोट आयरन। इस रोट आयरन में अप्रोक्सीमेट 0.2 से लेकर के 0.5% इम्प्योरिटी होती है। मोस्ट ऑफ किसकी होती है, कार्बन की इम्प्योरिटी होती है। तो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मगर मैथ को उल्टा करके W बना देना है, PCW पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन। यहाँ से जो आयरन आपका एक्सट्रैक्ट होगा दैट इज पिग आयरन। पिग आयरन से हम कास्ट आयरन बनाएंगे, कास्ट आयरन से हम रोट आयरन का फॉर्मेशन करेंगे। पिग आयरन के अंदर इम्प्योरिटी 4% होती है, कास्ट आयरन में 3% होती है, और रोट आयरन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है, उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 0.2 to 0.4% जो है वो इम्प्योरिटी होती है। ये हो गया है आयरन का एक्सट्रैक्शन। आयरन का एक्सट्रैक्शन होने के बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर।